रामचरितमानस में एक दोहा है कि ढोल गवार शूद्र पशी नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। एक विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसी के दोहे को आपने सर चैलेंज ही कर दिया। नकली दूध आप ही समझते हैं शहद के लिए बच्चों के लिए कितना हानिकारक है, तो उस पर रोक के लिए प्रॉपर उपाय क्यों नहीं होता? आपको चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद आप जेएच हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ कई घंटों तक आपका इलाज नहीं होता है। एक एसडीएम है, उसको जेएच में इलाज नहीं मिल रहा है, आप फिर कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाते हैं, उनका फ़ोन आता है, फिर वो इलाज शुरू होता है। तो सर आम जनता का इलाज कैसे होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग। मैं हूं गौरव और कार्यक्रम है संघर्ष से शिखर तक। दोस्तों, आज के हमारे एपिसोड में हम आपकी मुलाकात राज्य प्रशासनिक सेवा के एक ऐसे अफसर से कराने जा रहे हैं जिनकी ज़िंदगी कई लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। होता क्या है कि जब भी हमें ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ होती है, कोई छोटी मोटी भी दुर्घटना होती है, तो हम लोग हार मानकर बैठ जाते हैं और अपनी किस्मत को और भगवान को कोसने लगते हैं। लेकिन इस अफसर की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार बचपन में इनके साथ एक हादसा होता है और इनका शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है, या मैं यूँ कहूँ कि पैरालाइज्ड वो हो जाते हैं। उसके बाद भी वे हार नहीं मानते हैं, दिन रात कोचिंग पढ़ाते हैं, रात को पढ़ाई करते हैं। उसके बाद राज्य प्रशासनिक सेवा में इनका चयन होता है और फिर वे ग्वालियर में डिप्टी कलेक्टर बनकर सामने आते हैं। यह हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संजीव खेमरिया जी की, जो कि आज हमारे साथ हैं। तो आज हम डॉक्टर संजीव खेमरिया जी से बात करेंगे उनकी ज़िंदगी से जुड़े संघर्षों के बारे में कि कैसे वे इस मकाम तक पहुँचे हैं और क्या क्या संघर्ष वो देख रहे हैं, और जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं राज्य प्रशासनिक सेवा या यूपीएससी की, उन्हें इनसे क्या प्रेरणा मिल सकती है। सर, आपका ग्वालियर ब्रेकिंग में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, मैं सबसे पहले बात करूंगा आपके बचपन की, जहां आपका जन्म हुआ। शिवपुरी में आपको ले चलूंगा। सर, अभी तो मैं देखता हूं कि बहुत विद्वान हैं आप। बचपन की थोड़ी मैं बात करूंगा कि बचपन में सर क्या आपका स्टडी का स्तर रहता था? पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे या एक एवरेज, या फिर डांट खाने वाले स्टूडेंट थे? भगवत प्रेरणा से, ईश्वर की कृपा से मेरा पढ़ाई लिखाई में शुरू से रुझान रहा। मैं 5 साल की उम्र में मैंने अंग्रेजी की जो गीता थी, श्रीमद् भगवत गीता प्रभुपाद जी, स्वामी प्रभुपाद जी की, उसका अध्ययन किया, तो मुझे उसकी प्रेरणा काफ़ी मिली। और उसके बाद मुझे लेखन कार्य में भी रुचि रही। तो फिर मेरा विद्यालय में प्रवेश हुआ, तो एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में ही मैं जाना जाता था। लेकिन मैं समझता हूँ मुझे ईश्वर की प्रेरणा से ही शिक्षा और अध्यापन में रुचि रही है। सर, बात करूंगा मैं एक महत्वपूर्ण घटना की जो कि आपकी ज़िंदगी में रही, कि जब आप 12th में थे और 12th में आप किसी सफाई कर्मी के यहाँ कथा करने जाते हैं, शायद, जो मुझे जानकारी है, और रामचरितमानस आप पढ़ते हैं और वहाँ पर रामचरितमानस में एक दोहा है कि ढोल गवार शूद्र पशी नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो आपको क्या लगा? और आपने तो इसी दोहे को, मतलब ये जो ग्रंथ है जो कि हर घर में पढ़ा जाता है, एक विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसी के दोहे को आपने सर चैलेंज कर दिया। ऐसी क्या घटना थी सर? बचपन में मैं रामचरितमानस का पाठ किया करता था। जब पहली बार मैंने इसका पाठ किया तो मुझे एक ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं बड़े होकर मुझे इसमें शोध कार्य करना है, पीएचडी करना है। और फिर धीरे धीरे जब मैं विद्यालय में रहा, तो विद्यालय में कभी एक बार ऐसी घटना हुई कि चूँकि मैं ज्योतिष का कार्य करता रहा शुरू से और पांडित्य कर्मकांड भी मेरे रहे, तो एक दिन मैं किसी के यहाँ कथा करने गया था। वहाँ मुझे ये सुनने मिला, रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड का पाठ सुनने मिला। उसमें मुझे एक चौपाई में मेरा ध्यान गया। मैंने कि ये चौपाई का आखिर आवश्यकता क्या है इस जगह प्रसंग में। तो धीरे धीरे फिर मेरा उसमें काफ़ी शोध किया। फिर मेरा ये प्रयास रहा था कि जो रामचरितमानस में जो कुछ प्रकार के ऐसे प्रसंग हैं जिनमें आक्षेप लगे हुए हैं कि तुलसीदास जी जातिवादी मानसिकता के थे, या उन्होंने नारी के संबंध में कुछ अलग टिप्पणियाँ की हैं, तो इस संबंध में कई प्रकार के आक्षेप थे जिनका मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुलसीदास जैसा एक समन्वयवादी, एक मानवतावादी, एक विराट चेतना वाला व्यक्ति इस प्रकार की छोटी मानसिकता नहीं रख सकता। तो उसमें मैंने शोध किया और ईश्वर की कृपा से इसी में मुझे पीएचडी करने का अवसर मिला। और यही मैं मानता हूँ कि शायद हो सकता है ईश्वर ने मुझे इसीलिए ये इतना अध्ययन अध्यापन का कार्य दिया। सर,
जो आपने चैलेंज किया था उस दोहे को लेकर, उसमें अभी तक कितनी सफलता आपको मिल पाई है? क्या समाज ने वो एक्सेप्ट किया जो आपने जो दोहा बनाया? एक बार हमारे दर्शकों को सुनाइए ज़रा जो बनाया है। एक्चुअल में जो प्रसंग है जो समुद्र द्वारा राम श्री राम जी को शिक्षा दी जाती है, तब उनके द्वारा यही बताया गया है कि जो 5 तत्व हैं जो जड़, जिनकी एक प्रकृति जड़ है, जैसे अग्नि है, वायु है, जल है, ये सब 5 तत्व ही सारे संसार का नियंत्रण करने के अधिकारी हैं। अब रूपकथि सूक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी ने उन 5 तत्वों को 5 रूपों में प्रस्तुत किया है। जैसे हम ढोल की बात करें तो ढोल आकाश का प्रतीक है, जिसमें स्पेस रहता है, जिसमें हवा रहती है, वो बजता है, और जिस प्रकार आकाश में हम ध्वनि को सुनते हैं, इसी प्रकार अग्नि को हम देखते हैं। अगर पशु का अगर अनियंत्रित हो जाता है तो वो हिंसा भी कर सकता है, किसी को मार भी सकता है। इसी प्रकार अग्नि नियंत्रित हो जाए तो सारे विश्व का विनाश कर सकती है। नारी तो पृथ्वी रूपा माँ रूपा है ही, पृथ्वी सारे संसार की माँ है, हम उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, और नारी भी माँ के रूप में ही है, तो वो पृथ्वी और नारी का सामंजस्य हो जाता है। इस प्रकार 5 तत्व जो हैं वो 5 जो रूप हैं, 5 व्यक्ति जो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, वो 5 तत्वों के प्रतीक हैं जो सारे संसार का नियंत्रण करते हैं। अधिकारी मतलब इसके पास अधिकार हो, अधिकार जिसके पास जो अपना अधिकार रखता हो। जैसे आज मैं एक प्रशासनिक अधिकारी, तो मेरे पास कुछ अधिकार हैं, इसीलिए मुझे अधिकारी कहा जाता है। इसी प्रकार जो 5 तत्व जो जिसके लिए उन्होंने कहा सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ये सारे संसार का नियंत्रण करने के जो 5 तत्व जो अधिकारी हैं, मैंने उनको 5 तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया है। क्योंकि समाज में आज ये रामचरितमानस इतने घर घर में व्याप्त है, हर व्यक्ति के धर्म स्थलों पे, हर व्यक्ति के घर के मंदिरों में रहता है, तो ऐसे में एकदम से उनकी मानसिकता को बदलना या उनको समझाने में काफ़ी समय लग सकता है। लेकिन चूँकि मेरा प्रयास यही था कि जो 5 रूपकथि शक्ति के माध्यम से 5 ऐसे ढोल, गंवार, ये दलित वगैरह, पशु और नारी वगैरह दिए उन्होंने, वो 5 तत्वों के प्रतीक हैं। तो वो उसको अगर एक्सेप्ट करेंगे, उस बात को अगर समझेंगे, तो हम समाज में समरसता को भी ला सकते हैं कि हम तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं और या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम जिन लोगों को हीन भावना से देख रहे हैं, असल में वही सारे संसार का नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आज हमारे पास अगर पशुधन ना हो, अगर पशुधन नहीं हो, तो हमारे पास रोजगार का कोई साधन नहीं रहेगा। पशुधन है, कृषि है, ये रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। इसी प्रकार अगर नारी के बिना तो संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये सारे संसार 5 तत्व ही सारे संसार का नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये जैसे ढोल का हम बात करें, संगीत, बिना संगीत के हमारे जीवन में कल्पना नहीं की सकती। अगर संगीत ना हो, हम बोलचाल ही ना हो, हम अगर आप बात ही नहीं कर पाएँ, तो हम किस प्रकार जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये 5 तत्व, 5 रूप जो हैं, वो 5 तत्वों के प्रतीक हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ। सर, थोड़ी भी चोट लगती है किसी भी व्यक्ति को तो वो नैराश्य में डूब जाता है, बहुत नेगेटिविटी, नकारात्मकता आ जाती है। आपके साथ तो सर एक मतलब बड़ी दुर्घटना हुई बचपन में, तो सर उसको आपने मतलब जो व्यक्ति खेलता कूदता है और फिर वो चलने में असमर्थ हो जाए, तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा नैराश्य या अवसाद में जा सकता है। आपने सर उसको कैसे हैंडल किया और खुद को सकारात्मक बनाए रखा? देखिए, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ घटित होता है। कभी किसी की कुछ कमी रहती है, कभी किसी कुछ कमी रहती है। पूर्ण कभी भगवान ने किसी को नहीं बनाया है। तो ये मानते हुए कि हमारे शरीर, हमारे जीवन में कुछ कमी है, तो हो सकता है ईश्वर का कुछ और उद्देश्य रहा हो, तो उस कमी के माध्यम से वो किसी और काम को कराना चाह रहा होता। मैंने इस चीज़ को पॉजिटिव लिया। मैं अगर इतना पढ़ा लिख, मैंने इतना अध्ययन किया, और मैं अगर हाथ पाँव से भी सक्षम होता, तो हो सकता है मैं गलत दिशा में भी जा सकता था। मैं अपनी शिक्षा, अपनी बुद्धि, अपने उसका दुरुपयोग भी कर सकता था। तो मैं इसको ईश्वर की मर्जी मानता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया। अगर जब तक मैं खुद पीड़ित नहीं होऊंगा, कब खुद दुखी नहीं होऊंगा, तो मैं लोगों के दुख दर्द को नहीं समझ सकूँगा। अगर आज मेरे प्रयास से अगर दिव्यांग समाज का अगर कल्याण हो सकता है, ये दलित समाज का कोई उत्थान हो सकता है, तो ये मेरे लिए एक अवसर, एक भगवान की, ईश्वर की कृपा मानता हूँ उसे मैं, कि ईश्वर ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं कुछ बड़ा कर सकूँ। बहुत से हम लोग देखते हैं जो हाथ पाँव सक्षम हैं, शराब पी के पत्नियों को मारते हैं, महिलाओं के संग गलत्कार करते हैं, या दूसरों के संग दुर्व्यवहार करते हैं। तो उनके जीवन से तो मेरा जीवन लाख गुना श्रेष्ठ मानता हूँ उसको मैं, कि अगर मैं इस कंडीशन में इतना कुछ कर सकता हूँ, तो हो सकता है ईश्वर की यही मर्जी रही हो कि अगर मैं दूसरे तरीके से अगर जीवन यापन करता, हो सकता है मैं गलत दिशा में भी जा सकता था। तो ये पॉजिटिव लेना ही चाहिए, जीवन का अंग है। हमको ये देखना चाहिए कि जो चीज़ हमारे पास है, उससे हम क्या कर सकते हैं। जो हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम अगर रोते रहेंगे जीवन भर, तो हम रोते ही रह जाएंगे। हमारे पास जो बचा है, हम क्यों ना उसी से पूर्णता प्राप्त करें। यही ईश्वर की शिक्षा रहती है कि आज हमारे पास जो भी है, हम उसी से सब कुछ प्राप्त करें। हर इंसान, जैसे हम देखें, कुछ पक्षी हैं वो उड़ सकते हैं लेकिन तैर नहीं सकते, और मछलियाँ तैर सकती हैं लेकिन उड़ नहीं सकती हैं। अगर हम कल्पना करें कि मछली अगर उड़ नहीं सकती, तो उसको मछली का फेलियर माना, तो ये हमारी मूर्खता है। अगर हम पक्षी को सोचें पक्षी तैर नहीं सकता, तो ये हमारा फेलियर है, हमारी मूर्खता है कि हम उससे उसकी की कल्पना कर रहे हैं।
तो जो चीज़ जिसके लिए बनी है, भगवान ने जिसको लिए बनाया है, हमको उसी में सुखी रहना चाहिए, उसी में अपनी पूर्णता लाने का प्रयास करना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य रहा है शुरू से। सर, आपको ये प्रेरणा कब मिली कि आपको राज्य प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए? ये मुझे जानकारी, आपके जो पिताजी हैं वो भी अच्छे अफसर रहे हैं, है ना? आपको प्रेरणा पिताजी से ही मिली या अन्य किसी व्यक्ति से मिली कि आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए? एक्चुअली ये एक बहुत रोचक विषय है, आपने छेड़ दिया है मेरे लिए। मेरा क्या शुरू से अध्यापन का शुरू से शौक़ रहा। मेरी एजुकेशन भी इसी प्रकार की। मेरा उद्देश्य भी यही था कि मैं कॉलेज में प्रोफेसर बनूं। मैंने इसके लिए नेट भी किया, मैंने पीएचडी भी की, मैंने जीआरएफ भी किया, मैंने 7 साल अध्यापन भी कराया गेस्ट लेक्चर के रूप में कॉलेज में। तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं इसमें प्रोफेसर बनूँ। लेकिन संयोग की बात ऐसी थी कि लोक सेवा आयोग से परीक्षा सहायक प्राध्यापक की भर्ती काफ़ी समय से हुई नहीं थी। तो फिर मैं चूँकि अध्यापन करता था घर पर ही, प्रशासनिक तैयारी कराता था लोग विद्यार्थियों की, तो उनका सरकारी बच्चों का ये कहना था, सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो क्यों नहीं आप भी ट्राई करें। और परिस्थिति ऐसी बनी कि मैं उसकी तरफ मेरा रुझान भी हुआ। पहली बार मैं प्री निकाला, फिर मैंने मेंस भी निकाला, बस इंटरव्यू में जा नहीं पाया। लेकिन फिर मेरा रुझान दूसरी तरफ दिशा में चला गया। लेकिन फिर मेरा अचानक ईश्वर की प्रेरणा से मैं दोबारा इस ओर मुड़ा। फिर मेरा साक्षात्कार भी हुआ। साक्षात्कार में मुझसे ये अपेक्षा की गई, सर आप इस कंडीशन में आप किस प्रकार कर पाएंगे, क्योंकि डंडे चलाने पड़ते हैं पुलिस प्रशासनिक अधिकारी को, आप डंडे तो नहीं चला पाएंगे। तो मेरा यही कहना था कि मैं कलम चला के यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं आगे भी कलम चला के ही जा पाऊँगा। क्योंकि उस वक्त डिप्टी कलेक्टर में रिजर्वेशन हुआ नहीं करता था दिव्यांगों के लिए। तो उनका ये कहता था इसमें डिप्टी कलेक्टर का रिजर्वेशन होता नहीं है, आप कैसे गवर्नमेंट बन पाएंगे। मैंने कि अगर रिजर्वेशन नहीं होता, अगर ये ऐसा है तो मैं रिजर्वेशन का प्रयास करूँगा पैदा करने का, रिजर्वेशन हो। तो फिर मुझे ये बात अच्छा ही लगा कि अरे उनके द्वारा इस प्रकार का कहा गया है। भले ही उनका कहने का उद्देश्य उसका अनुचित नहीं रहा हो, लेकिन ये बात तो थी, बात लगी कि हाँ ये बात तो है कि डिप्टी कलेक्टर क्यों नहीं बन सकता दिव्यांग जब कलेक्टर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, सब कुछ बन सकता है, दिव्यांग राष्ट्रपति बन सकता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की बात करें, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, वो भी दिव्यांग रहे। तो ऐसी कंडीशन में दिव्यांग कोई भी काम कर सकता है, कोई ये नहीं सोचा जा सकता कि वो नहीं कर सकता। तो फिर मेरे द्वारा प्रयास किया गया डिप्टी कलेक्टर के लिए, रिजर्वेशन के लिए काफ़ी पत्र व्यवहार किए और शासन से लिखा पढ़ी वगैरह भी की, कानूनी कार्रवाइयाँ भी की, पत्र व्यवहार भी किए मैंने। तो उसके बाद संयोग से 2012 की पीएससी में रिजर्वेशन दिव्यांगों का लागू हो गया। और आपने ये कहा प्रशासन, मेरे पिताजी प्रशासनिक अधिकारी नहीं रहे, मेरे पिताजी लोक निर्माण विभाग में समय पालक रहे थे। तो प्रेरणा तो मुझे परिस्थितियों से ज़्यादा प्राप्त हुई है कि परिस्थितियाँ जिस प्रकार बनती गई, इस प्रकार मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती रही। फिर 2012 में इंटरव्यू, फिर मैंने 2012 के एग्ज़ाम दिए। उससे पहले 2010 के परीक्षा मेरा CDPO महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी में सिलेक्शन हो चुका था। तो फिर चूँकि इसके इंटरव्यू 2 साल के लिए रुक गए, तो 2 साल तक हमको उसका इंतजार करना पड़ा। फिर 2016 में जाके इसके इंटरव्यू हुआ, तब मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन संयोग से दुर्भाग्य या सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि मुझे सेकंड में क्लास में भी, उसमें भी होते हुए भी, मेरिट में होते हुए भी मुझे बैटिंग में डाल दिया गया, जो कि एक रिजर्वेशन का वायलेशन था। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में दिव्यांगों के रिजर्वेशन ऐसा नहीं किया सकता, जो श्रेणी का व्यक्ति है उसी श्रेणी का सिलेक्शन किया जाता है। तो इसके लिए मैंने कानूनी लड़ाई ली, सिंगल बेंच में जीता, डबल बेंच में जीता मैं, और उसके बाद मेरा 2018 में जाके मुझे अपॉइंटमेंट मिला। तो इस प्रकार डिप्टी कलेक्टर बनने की पूरी संघर्ष रहा है, काफ़ी रोचक रहा है मेरे लिए। सर, मुझे लगता है आपकी जीवन संघर्षों की कलम से लिखा गया है। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद भी आपके संघर्ष ख़त्म नहीं हुए, और जब आपकी पोस्टिंग ग्वालियर हो जाती है, फिर आपको आवास का अलॉटमेंट नहीं होता है, उसके लिए भी आपने बड़ा संघर्ष किया। 2 साल तक आपको आवास नहीं मिला। नहीं, वो तो क्या, देखो क्या हो, प्रशासनिक जीवन में कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं। हर परिस्थिति में अपन सोचेंगे हमें हर तरह की सुविधा मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो चूँकि देखो नए व्यक्ति को समझने के लिए, जमने के लिए समय लगता है। प्रशासन में हर नए व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। तो ऐसे में थोड़ा हमको भी अपने आप को साबित करना होता है। साबित करने के बाद ही हम बड़ी जिम्मेदारियों को प्राप्त कर पाते हैं। तो प्रशासनिक जीवन में जो मेरा जो अनुभव रहा वो काफ़ी अच्छा रहा है वैसे देखा जाए तो। और मुझे भी अधिकारी भी मुझे काफ़ी अच्छे मिले, जो
सपोर्टिंग रहे, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। वर्तमान कलेक्टर का भी मैं बहुत आभारी रहूँगा, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मुझे बड़ी बड़ी जिम्मेदारी हैं, कोरोना के दौर में मुझे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और आज मैं पिछले 1-1.5 साल से घाटी गाँव भी संभाल रहा हूँ। घाटी गाँव एक टफ टास्क है, जबकि क्योंकि वो एक यहाँ से रेगुलर रोज़ 60 किलोमीटर रोज़ निरीक्षण कर पाना और रेगुलर देखने में भी काफ़ी समय लगता है। तो एक टफ टास्क मैं कर रहा हूँ और अपने अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करूँगा कि जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे आगे बढ़ने का अवसर भी दिया। सर, एक घटना मुझे याद आती है जो आपके साथ हुई थी जब आप थे यहीं पर पोस्टेड थे। आपको चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद आप जेएच हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ कई घंटों तक आपका इलाज नहीं होता है। एक एसडीएम है, उसको जेएच में इलाज नहीं मिल रहा है। आप फिर कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाते हैं, उनका फ़ोन आता है, फिर वो इलाज शुरू होता है। तो सर, आम जनता का इलाज कैसे होगा? ये इसमें क्या है, एक रोचक विषय रहा है। एक बार मैं अपने किसी सफ़र से लौट रहा था, मेरे सिर में चोट लग गई थी। तो जब चूँकि चोट तो मेरी लगी, मैं जा सकता, मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता, बिरला में भी जा सकता, किसी भी हॉस्पिटल में जाके आराम से अपनी सुविधा से मैं इलाज ले सकता था। लेकिन मेरा प्रयास था कि मैंने क्यों ना सरकारी अस्पतालों की अपन व्यवस्था देखें, सरकारी अस्पतालों में क्या व्यवस्था है, कैसे केयर मैनेजमेंट होता है, एक आम व्यक्ति की तरह। मैं उस वक्त भी गया था, मैं एक आम व्यक्ति की तरह गया, मैं डिप्टी कलेक्टर के रूप में उनके सामने पेश नहीं हुआ। तो मैं उनकी स्थिति देख रहा था कि डॉक्टरों का बिहेवियर कैसा रहता है, लोगों का बिहेवियर कैसा रहता है। तो ये इसी उद्देश्य से मेरा शासकीय अस्पताल में जाना हुआ, जहाँ मुझे कुछ अच्छे अनुभव नहीं हुए। तो उसके बाद जब मैंने अपना परिचय दिया, तो परिचय देने के बाद मुझे अच्छा ट्रीटमेंट भी मिला और मेरे लोगों ने बताया भी सारे ऐसी बात है। तो फिर मैंने उनको सुधारने के लिए काफ़ी उनको समझाया कि इस प्रकार सुधार होना चाहिए। मैं केवल आपकी स्थिति देखने के लिए यहाँ पे इस बारे में आया था, ताकि इलाज के बारे में लोगों की कंडीशन देख सकूँगा। जब एक साधारण व्यक्ति के संग किस प्रकार व्यवहार होता है और एक प्रशासनिक अधिकारी के संग किस प्रकार का व्यवहार होता है, तो ये इसका भी एक अंग है, जीवन का अनुभव का भी अंग है कि कभी कभी क्या करते हैं हम। उसके बाद मैंने जब दोबारा इसका निरीक्षण किया जेएच का, तो मेरी स्थिति काफ़ी सुधरी हुई मिली, काफ़ी मतलब अच्छा ट्रीटमेंट भी मिला, लोग जनता के प्रति भी लोगों का रुझान अच्छा मिला। क्योंकि हो सकता है मेरे इस घटना से लोगों में को भी लगा होगा हाँ इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। एक दिव्यांग व्यक्ति, अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी आता है तो उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य यही था केवल कि उस कमियों को उजागर मैं कर सकूं और कमी का सुधार भी काफ़ी हुआ। आज हम वर्तमान में देखते हैं, हम लगातार पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ग्वालियर को लगातार अच्छी स्थिति प्राप्त हो रही है। कोरोना में भी हमने बहुत अच्छा डील किया उस कंडीशन को और निरंतर सुधार देखा जा रहा है। सर, आपने खाद्य विभाग भी देखा है ना, आपको भी शायद जानकारी होगी सर, जितना ग्वालियर संभाग में दूध की खपत है उतनी पैदावार नहीं, मतलब उतना उत्पादन नहीं है, उतना नहीं मिलता है। तो आप भी समझते हैं सर, नकली दूध कहीं ना कहीं खपाया जा रहा है और आपने तो काफ़ी लंबे समय तक देखा इस विभाग को। तो सरकार या जो प्रशासन है वो इस पर सर रोक क्यों नहीं लगा पा रहा है? नकली दूध आप भी समझते हैं सेहत के लिए, बच्चों के लिए कितना हानिकारक है, तो इस पर रोक के लिए प्रॉपर उपाय क्यों नहीं हो पा रहे हैं? खाद्य सुरक्षा का एक जिम्मा मेरा बड़ा जिम्मा था। इसमें मैंने काफ़ी मुझे अनुभव भी करने को मिला और काम करने का भी बहुत अच्छा अवसर मिला। तो मैंने अपने कार्यकाल में भी यही प्रयास किया कि किसी भी प्रकार के दूध, मावा, नकली खोआ जिस में यहाँ ग्वालियर में ना आ पाए, ना ग्वालियर में खपत हो पाए। तो भिंड मुरैना का जो नेटवर्क था, भिंड से खोए आने का और मुरैना से मावा क्या नाम है अपना पनीर आने का, वो मैंने तोड़ दिया था नेटवर्क। अब बहुत हद तक वो नेटवर्क टूट चुका। पहले क्या होता था कि माल भिंड मुरैना से आके ग्वालियर से के ट्रेन के माध्यम से दूसरे अंचलों में जाता था। तो हमने सबसे पहले इसी पे लगाम लगाई। ट्रेन के माध्यम से जो माल जाता था उसको हमने सबसे पहले रोका और फिर बसों की निगरानी की, चेकिंग की, लगातार चेकिंग की। बसों पर रात के 2-2 बजे 3-3 बजे हमने उसको पकड़ा बसों को। इससे बसों में रुकना मतलब माल जाना बंद हो गया। ट्रेन में भी माल जाना काफ़ी हद तक, बहुत हद तक कम हो गया मेरे कार्यकाल में। और मेरा प्रयास यही था कि नकली दूध जो है बच्चे, क्योंकि दूध की ज़्यादा खपत बच्चों की है और लोग जो त्योहारों पे मिठाइयाँ खाते हैं, खुशी के अवसर में खाते हैं, अगर वो खुशी उनकी गम में बदल जाए वो गलत होता है। तो ये जो मिलावट का जो उन्होंने व्यापार किया उसके खिलाफ में काफ़ी सख्त कार्रवाई भी की। पिछले 1 साल में हम लोगों ने 40 लगभग FIR किए इस मिलावट के करने वालों के खिलाफ और अच्छा उसका रिजल्ट भी रहा कि भिंड मुरैना का जो नेटवर्क था वो नेटवर्क टूट गया मिलावटी लोगों का। और इसके अलावा जो मसाले में जो रंग मिलाते थे वो भी बहुत हद तक बंद हो चुका है, क्योंकि 4-5 लोगों पे FIR, एक पे रास्को भी हमारे द्वारा लगवाई गई, उससे काफ़ी असर पड़ा, लोगों में खौफ हुआ। उससे पहले तक क्या है, ये कार्रवाई केवल जुर्माने तक सीमित हुआ करती थी। सबसे पहले मैंने ही इस पर FIR करने का काम चालू किया। इस पर FIR क्यों नहीं हो सकती भाई? IPC एक अलग विषय है
और मिलावट का एक खाद्य सुरक्षा एक्ट एक अलग विषय है, एक्ट में भी हम कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आईपीसी तो सबके लिए ओपन है, इसमें भी आईपीसी में भी कार्रवाई की सकती है। अगर कोई गंदगी की परिस्थितियों में खाना कुछ मिलावट खाने चीज़ बना रहा है, खाद्य वस्तु बना रहा है, वो भी नुकसानदायक चीज़ है, तो उसको दूर करने के लिए भी हम आईपीसी के तहत एफआईआर भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे पूरे स्टेट में भी एफआईआर होना चालू हो गई और हमारे द्वारा 40 एफआईआर कराई गई। अब रही बात नकली दूध की, देखो क्या है कि हमारी खपत ज़्यादा है, उत्पादन इतना है नहीं, हमारा देश का पशुधन भी इतना नहीं है कि इतना दूध उत्पादन कर सके। अगर हम अपने खपत को अगर कम कर दें तो हम दूध का उत्पादन को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारी डिमांड इतनी है और हमारे पास उत्पादन इतना नहीं हो रहा, तो इसीलिए लालच में या व्यापार के फायदे के चक्कर में व्यापारी लोग उसमें नकली का काम करते हैं। या जैसे सोयाबीन का दूध भी बनाया जा सकता है या मूंगफली का भी दूध बनाया जा सकता है, जो एक जैविक उत्पाद है। जैविक उत्पाद से हम उनको कृषि को भी बढ़ावा दे सकते हैं और इन दुग्ध उत्पादों से हम बच भी सकते हैं, जिनका लगातार नकली मिलावट में उसमें उपयोग हो रहा है। सर, आप कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और मुझे लगता है आपने कभी भी शारीरिक अक्षमता को अपने कार्य क्षेत्र में बाधा नहीं बनने दिया। कभी जैसे आपकी श्रीमती जो हैं, आपकी जीवन संगिनी जो हैं, वो भी शायद एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया है। तो सर, कैसा एक दूसरे को सहयोग रहता है? आप क्या उन्हें पढ़ाते हैं और आपको अगर कार्य क्षेत्र में कोई समस्या आती है तो क्या आप उनसे डिस्कस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मतलब जीवन का अधूरापन दूर करने वाला होता है जीवन साथी, कि आपके पास जो कमी है, आप जो चीज़ को आप प्राप्त नहीं कर सकते, वो आपका जीवन साथी आपको प्राप्त करके दे सकता है। मेरा भी ये, हमारा जीवन भी इसी प्रकार का रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए पूर्णता के प्रतीक हैं। जो मेरी समझ में नहीं आता या मुझे उनकी आवश्यकता होती परामर्श की, वो बिल्कुल परामर्श देती हैं और उनके द्वारा जो परामर्श दिया था मैं अपने जीवन उसको अप्लाई भी करता हूँ। और रही बात उनके कंपटीशन की तैयारी की, तो चूँकि उनका शुरू से रुझान रहा है कंपटीशन में जाने का, और अभी चूँकि पारिवारिक परिस्थितियों और छोटे से बच्चे के कारण उनको टाइम नहीं मिल पा रहा तैयारी करने के लिए, लेकिन मेरा जितना प्रयास है कि उनको तैयारी में जितना हो सकता है उनको कराऊं और निश्चित रूप से भविष्य में वो एक प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके और उनके साथ हमेशा से हैं। सर, अब मैं लास्ट आपसे एक सवाल करूंगा और निवेदन भी करूंगा कि जो छात्र देख रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा या अन्य सरकारी कोई भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप शिक्षक भी रहे हैं, आपने पढ़ाया है, उन्हें क्या आप मैसेज देंगे? कुछ ऐसे सर पॉइंट बताइए जिनको वो अपनी ज़िंदगी में अपनाकर, चाहे ज़िंदगी में कोई भी समस्या आए या कोई भी कठिन से कठिन परीक्षा हो, केवल वो एकेडमिक ना हो, कोई भी परीक्षा हो जिसमें वो सफलता प्राप्त कर सके। बिल्कुल, एक्चुअल में क्या हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग अलग रहती हैं, तो हम एक ही पैटर्न से सभी को नहीं बता सकते, लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, होशियार बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी टैलेंट और उनकी एजुकेशन के आगे हम अपने को बहुत बड़ा नहीं मानते, क्योंकि उन सोचते हैं कि ये लोग हमसे ज़्यादा होशियार हैं। लेकिन चूँकि आपके द्वारा सवाल पूछा गया, तो मैं उनको यही अपने अनुभव के बारे में बताऊंगा कि जो भी प्रशासनिक परीक्षाएं जो है, उसमें आदमी को, अगर आपको ये लगता है कि आप प्रशासनिक परीक्षा के लिए, प्रशासनिक पद के लिए बने हैं, तभी आपको उसमें जाना चाहिए। और आप केवल एक शौकीय दृष्टि से या अपने टाइम की, अपने एक कैरियर की दृष्टि से आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता में टाइम लगेगा, और अगर सफलता नहीं मिलती तो आप उसको अपने साथ में भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हम प्रशासनिक पद के लिए बने हैं और प्रशासनिक परीक्षा में ही हमको आगे बढ़ना है। तब जब आप ये संकल्प कर लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं, तब आपकी सफलता के 50% रास्ते अपने आप ही ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद केवल तैयारी का समय रह जाता है। तैयारी जो है, हम प्रशासनिक हर क्षेत्र में देखें तो हर जगह कंपटीशन है, तैयारी लगभग सब जगह एक जैसी रहती है, बस पैटर्न के हिसाब से हमको थोड़ा उसमें चेंजेस करना पड़ता है। तो हम प्रशासनिक पद की तैयारी के बारे में देखें तो मेरे हिसाब से 3 चरण होते हैं, जिनको हम आसानी से बांट के किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा होती है, एक मुख्य परीक्षा होती है, एक साक्षात्कार होता है। यही पैटर्न लगभग सभी सिविल सर्विसेज में रहता है। तो हम 3 काम कर सकते हैं: बोलना, लिखना और पढ़ना। प्रारंभिक परीक्षा पढ़ने के लिए होती है, मुख्य परीक्षा लिखने के लिए होती है और साक्षात्कार बोलने के लिए होता है। ये तीनों काम इतने आसानी से कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लिखना, पढ़ना, बोलना कोई भी कर सकता है इसमें। तो हम अगर उसको उस सरल तरीके से अगर तैयारी करते हैं तो हम आराम से निकल जाएंगे। जैसे हम प्री की तैयारी करती हैं तो हम सबसे पहले हर तरह की चीज़ को हमको पढ़ना आना चाहिए। हर चीज़, कई चीज़ें ऐसी होती हैं हम नहीं पढ़ते, अपने केवल कैरियर की दृष्टि से पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपके सामने जो भी कुछ हो रहा है उसको हमको अनुभव करना है, पढ़ना है, आत्मसात करना है कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। केवल पुस्तकों से ही ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान हर जगह प्राप्त हो सकता है। तो वो हमको पहले आत्मसात करना है। फिर आता है लिखने का काम। मुख्य परीक्षा होती है लिखने के लिए। वो लिखना इसलिए देखा जाता है कि आप कम समय में अपने विचारों को किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं।
एक 3 घंटे के पेपर में आपको 6 घंटे के हिसाब से लिखना, मतलब ये अपनी योग्यता को आप किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं कि आप जो आप पढ़ सकते हैं वो आप लिख भी सकते हैं क्या, जो आप लिख सकते हैं वो बोल भी सकते हैं क्या। फिर लिखने के बाद आता है बोलना, साक्षात्कार। साक्षात्कार एक तरह से आपकी वास्तविकता देखने के लिए होता है। उससे आपका ये नहीं कि आपका ज्ञान देखा जा रहा है या आपको वो देखा जा रहा है कि आपने कितना पढ़ा है या आपने वास्तविक रूप में पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन साक्षात्कार ये देखा जाता है कि आप वास्तविक में क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप केवल किताबी कीड़े हैं या आपने केवल लिखने के पैटर्न से ही अपने इतने अंक प्राप्त कर लिए। वास्तव में आप जो आप लिख रहे हैं वो आप हैं भी कि नहीं है। ऐसा तो नहीं हो कि किसी दूसरे के शब्दों को आप अपने शब्दों में ढाल रहे हों। तो ये साक्षात्कार में ये देखा जाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, पढ़ना, लिखना और बोलना। आप पढ़ने में होशियार हैं तो आप लिखने में भी होशियार हो सकते हैं, आप लिखने में होशियार हैं तो आप बोलने में भी होशियार हो सकते हैं, और तीनों में होशियार हैं तो आप आराम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित ही मुझे लगता है कि सर ने जो टिप्स दिए हैं परीक्षा में या ज़िंदगी के किसी भी दौड़ में सफलता के, वो आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे अगर आप उन्हें अपनाते हैं तो। और तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ थे एसडीएम घाटी गांव डॉक्टर संजीव खेमरिया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हमारे साथ साझा किए और उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें राज्य प्रशासनिक सेवा में सफलता हासिल की और उन्होंने कभी भी अपनी शारीरिक अक्षमता को अपने कार्य क्षेत्र में बाधा बनने नहीं दिया। तो ये उनकी ये जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, जिन्हें अगर हम फॉलो करेंगे तो हम भी जीवन में कहीं ना कहीं सफल होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे अगले एपिसोड में आपके लिए एक नए अवसर के साथ। तब तक के लिए मैं आप विदा लेता हूँ। मैं गौरव, आपसे धन्यवाद।